So hello everyone. Sorry for the delay. This is the first time when I joined this type of webinar, and this webinar is very important because it is very important in the GST input tax credit, which is it is the heart and soul of the GST. अगर input tax rate हम सुनते हैं तो input tax rate means this is like 50 or 60% of the GST. मतलब जितना भी discussion होना है about the GST, most important thing is input tax credit. Input tax credit which may be for the inputs or the capital goods. तो अगर हम इनपुट टैक्स रेट की बात करें तो सर्विस टैक्स था जब वैट था, इनपुट टैक्स रेट जब भी था और इनपुट टैक्स रेट अब भी है। तो व्हाट इज न्यू इन द जीएसटी, इसके बारे में बात करेंगे इस वेबिनार के अंदर। तो इट इज नाउ 2024 and already 5 years completed when GST introduced in the 2017, that is the July 2017, when the government introduced the goods and service tax, which is a major tax reform after independence, जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। 5 years कंप्लीट हो गए हैं, स्टिल जीएसटी के अंदर जो अमेंडमेंट है वो कंटिन्यूअस है। दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट, कुछ मेजर अमेंडमेंट है, कुछ स्मॉल अमेंडमेंट है। जो अमेंडमेंट्स है वो हमें क्या करती है, ट्राई करती है कि हम उनको रिकॉग्नाइज करें, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करें, अदरवाइज हमारे लिटिगेशन आ सकता है। तो 5 years कंप्लीट होने के बाद भी अमेंडमेंट कंटिन्यू है। जीएसटी के जो इनपुट टैक्सेस है, लोड्स ऑफ जजमेंट आ चुके हैं, लोड्स ऑफ एवरी मंथ में, एवरी वीक में कुछ कुछ गवर्नमेंट चेंज करती रहती है इनपुट टैक्स रेट के अंदर। तो ये एक जो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया उससे पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, बट जीएसटी को सबसे ज्यादा डिस्कशन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर सीमनेस फ्लो ऑफ क्रेडिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो चैन ऑफ क्रेडिट है वो ब्रेक नहीं होने दी जीएसटी के अंदर, इसलिए जीएसटी का डिस्कशन बहुत ज्यादा था। और इसके अंदर जो डिस्कशन था आईटीसी का वो भी बहुत ज्यादा था। तो वाई जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन कि जीएसटी को हमने इंट्रोड्यूस किया, द मेन रीजन इज द फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीमलेसनेस फ्लो ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मींस इफ अ मैन्युफैक्चरर परचेज सर्टेन थिंग्स and he use that things for manufacturing the goods, then he sells to the other person, तो other person buy the goods, तो that component of the input tax credit which he paid to the मैन्युफैक्चरर, वो इसको इनपुट क्लेम कर सकता है। आफ्टर दैट पर्सन जिसने बाय किया, अगर वो उसको यूज करता है उस इनपुट को जो उसने बाय किया किसी और चीज को बनाने में, और वो सेल करता है किसी और पर्सन को, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। तो दिस इज द कूलनेस ऑफ द जीएसटी विच सो दैट कि इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है वो फ्लो होगा वन पर्सन टू द अदर विदाउट ब्रेकेज ऑफ द चेन, जो मिस था वैट के अंदर और सर्विस टैक्स के अंदर। तो जीएसटी इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ, इसलिए इसका डिस्कशन ज्यादा हुआ। और गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू था, अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू पर मंथ पर ईयर इंक्रीज होता जा रहा है आफ्टर जीएसटी इंट्रोडक्शन होने के बाद। क्योंकि इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट का बेनिफिट हुआ, मेजर कैटेगरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आज जीएसटी के अंदर कवर्ड है। तो और आप देख रहे हो, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो लेट फीस देनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट गेट बेनिफिट फ्रॉम द लेट फीस आल्सो। तो अभी लोग क्या हो रहे हैं कि थोड़े अवेयर हो रहे हैं, वो जीएसटी के अंदर कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है दोनों, बोथ साइड। दिस जीएसटी इज द विन विन सिचुएशन फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड द बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए भी विन सिचुएशन है और गवर्नमेंट के लिए भी विन सिचुएशन है। अब बात करते हैं लीगल प्रोविजन, दैट इज द सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। जब सेक्शन 16 की बात करते हैं, तो वैसे तो अगर बात करें सेक्शन 16, दो दिस इज वन लाइनर, दैट इज द मतलब द टाइटल इज वन लाइनर, दैट इज द एलिजिबिलिटी एंड द कंडीशन फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी और क्या कंडीशन होगी, अगर इनको हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। क्या इतना ही है इसके अंदर कि मैंने सारी कंडीशन कंप्लाई कर दी और मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? नो, इसके अंदर लोड्स ऑफ अमेंडमेंट, लोड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एडवांस रूलिंग आ चुकी है। इवन द कंडीशन इज मैट, बट देयर इज ए जजमेंट, देयर इज ए विजिबिलिटी, देयर इज ए विजडम व्हिच नीड टू बी अप्लाइड व्हाइल चेकिंग द कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन है,
हम उसको देखेंगे कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो फर्स्ट अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज को बाय कर रहा है, तो अगर एक मैन्युफैक्चरर है वो बाय करता है एक मशीनरी को, तो मशीनरी को जो बाय करने जाएगा तो वो मशीनरी के लिए अमाउंट पे करेगा 100, उस पर जीएसटी हुआ मान लो कि वी एज्यूम दैट कि 18% जीएसटी है, तो वो 118 रुपीज दे के आएगा पर्सन को जिससे वो मशीनरी बाय कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है सेक्शन, फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी आईटीसी का बात कर रहे हैं तो दैट इज एप्लीकेबल ऑन दैट पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उस पर क्या एप्लीकेबिलिटी होगी। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन subject to the such condition, the section is that subject to the such conditions. So this is not like one condition, this is many condition which you need to fulfill to avail the GST. So every registered person shall subject to the such condition and the restriction. तो there is a certain restriction, तो restriction की बात करें तो ये restriction की बात करें that is the section 17 subsection 5 which is the block credit. तो section use the word such conditions and the restriction, तो restriction कहाँ पे है, section 17 section 5, तो one of the best section of the GST section 17 or 5 that is the block credit as may be prescribed and manner specified in the section 49. तो बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द सर्च कंडीशन, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंडीशन एंड द रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन क्या 17(5) एस में भी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब की गई है, एंड इन द मैनर, मैनर मींस कि हाउ द क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड, मतलब सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से, आईजीएसटी विद फ्लो टू द आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो दिस इज द मैनर। तो सेक्शन जो वन लाइन है ऑफ द सेक्शन 16(1) का जो सब फर्स्ट पार्ट है वो तीन सेक्शन की बात करता है, फर्स्ट 49, 17(5) एंड द सेक्शन 16(1). तो अब सेकंड पढ़ते हैं इसके अंदर कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू द सर्च कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 14, बी एंटाइटल्ड टू टेक, मतलब एंटाइटल है टू टेक करने के लिए क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई। अब एनी सप्लाई दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, द सप्लाई इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 7। तो फर्स्ट यू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द सप्लाई of the goods or the services or both, it may be a goods or it may be a services or it may be a combination of the both, to him which intended to be used, the important thing is that intending to be used in the course or furtherance of business, मीन्स वो जो बाय करने जा रहा है वो अपने बिजनेस में यूज करने के, और इंटेंड टू बी यूज और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होना चाहिए, एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, द section use the word and, means both condition need to be fulfilled. So first is he is entitled to take ITC on any supply that is the goods or the services जो उसको इंटेंट फॉर उसने बाय किया फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो अंडर द जीएसटी देयर इज ओनली वन वे टू अवेल करने के लिए जीएसटी क्रेडिट, कि उसको तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी कि जीएसटी 3B के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फर्स्ट अवेल करना होगा, आफ्टर दैट ही तुम उसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो सेक्शन 16(1) का जो सब फर्स्ट सब सेक्शन था उसने सिर्फ दो चीज को यूज किया कि तुम्हें सच कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी देखना पड़ेगा क्या है, और मैनर कौन बताएगा, मैनर सेक्शन 49 बताएगा, और जो तुम बाय कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वो तुम्हारे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, और जो सच अमाउंट है आईटीसी वाला वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो चुका हो। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी क्या बोलता है सेक्शन, नोट विद स्टैंडिंग, द वर्ड इज वेरी हैवी, नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग मींस ओवरराइडिंग इंपैक्ट ऑन द अदर सेक्शन। तो नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर कुछ भी हो ये उसको ओवरराइड करेगा। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। मतलब सेक्शन क्या बोल रहा है, अभी ओवरराइड इंपैक्ट बता रहा है, कह रहा है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी नहीं ले सकता कोई भी गुड्स एंड सर्विस अनलेस, जब तक ये सारी चीजें उसके पास ना हो। तो फर्स्ट क्या बोलता है, हिज पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इज द documentary evidence which shows that description of the goods, date, registered person का जो भी परचेज कर रहा है उसकी डिटेल, कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की डिटेल,
तो दीज आर द टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस अनदर जो सेक्शन 34 और 35 के अंदर टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वहां पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट उसके पास क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और द डेबिट नोट। डेबिट नोट इज, व्हाट इज डेबिट नोट? डेबिट नोट इज द पार्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो देयर इज सर्टेन थिंग्स, if we if we define the debit note, so debit note is the part of the tax invoice. Means for example, if you buy the goods of rupees 100 and the tax is on 5%, तो 105, after that जो बंदा आपको सेल कर रहा था तो उसको लगता है, उसको बाद में लगा कि यार ये तो मेरा 105 का था, बट मैंने क्या किया, 100 रुपीज का सेल कर दिया है, तो उसको आपको 5 रुपए और लेने थे, तो अभी उसको क्या करना है, 5 रुपीज का अगर वो दूसरा इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, वो डेबिट नोट इश्यू करेगा। तो डेबिट नोट इज व्हाट? डेबिट नोट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो जो तुम 100 पे देके आए थे 5 रुपए, तुम उसका भी जीएसटी ले सकते हो, और जो 5 एक्स्ट्रा रुपीज उसने, मतलब 105 रुपए की चीज थी वो, तो 5 रुपए पे जो जीएसटी लगेगा तुम उसका भी इनपुट ले सकते हो। तो दिस सेक्शन वर्ड सेज दैट कि ये सारी कंडीशन तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, कंप्लाई करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी हैव अ पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस, पोजीशन होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का और डेबिट नोट का, जो इशूड बाय द सप्लायर ऑफ रजिस्टर्ड। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि यार किसी का भी डेबिट नोट थोड़ी लेके आना है, जो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है उस बंदे का तुम्हारे पास डेबिट नोट या टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अब सेक्शन दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि द डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू द इनक्लोज ए, जो ऊपर बोला है, हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। तो दिस इज अनदर कंडीशन। सेक्शन क्या बोलता है कि जो भी इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर किया है ऊपर, मतलब जो तुम लेके आ रहे हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो ठीक है, हार्ड कॉपी लेके आ रहे हो, बट सच इंफॉर्मेशन जो सप्लायर जो तुम्हें सेल कर रहा है उसको फर्निश करनी पड़ेगी, कहां पे, GSTR 1 के अंदर, दैट इज द आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न। तो स्टेटमेंट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। तो इफ यू परचेज द गुड्स, यू पेड द टैक्स, यू पेड द वैल्यू ऑफ द गुड्स, एंड द पर्सन जिसे तुम बाय कर रहे हो उसने वो डिटेल्स जो है क्या नहीं करी, सबमिट नहीं करी इन द आउटवर्ड रिटर्न के अंदर, तो तुम्हारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो सॉरी, यू कांट टेक क्रेडिट। तो अनदर कंडीशन क्या था कि तुम्हें वो सारी चीजें जो तुमने परचेज करी है उसकी इनवॉइस की डिटेल आउटवर्ड रिटर्न जो सप्लायर के उसमें भी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो गया, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और द डेबिट नोट। अनदर कंडीशन की जो टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट का इंफॉर्मेशन है वो सप्लायर अपने किस पे दिखाना चाहिए, आउटवर्ड अपनी जो रिटर्न होती है उस पर भी दिखाना चाहिए। तो 1 मिनट का पोज हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या कि हमारे पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका डिटेल हमारे जो सप्लायर है वो GSTR 1 के अंदर भी दिखाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि ही हैज रिसीव, मतलब जो पर्सन बाय कर रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ही हैज रिसीव द गुड्स और द सर्विसेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि you can avail the GST when you actually receive the goods or services or both. So this is important because if you there is certain things like case है कि एक्चुअल में कुछ आया ही नहीं और क्रेडिट का फ्लो हो रहा है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो वर्क करते हैं ये देखने के लिए कि कुछ एक्चुअल में इनवॉइस या गुड्स एंड सर्विस नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, ओनली बिलिंग हो रही है। तो क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, तुम्हारा कंडीशन मीट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्रेडिट नहीं ले सकते हो, तो उनको गवर्नमेंट उनको क्या करती है, फिर कैच करते हो, पेनल्टी लगाती है सेक्शन 73 की और 74 की। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो पर्सन गुड्स या सर्विस को उसने रिसीव कर लिया या वो दोनों को रिसीव कर लिया हो। अब ये डीम क्लोज आता है कि इवन यू कैन रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और दोनों तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज व्हाट दिस इज लाइक कि एक पर्सन जो है सेल कर रहा है गुड्स को, एक पर्सन बाय कर रहा है, जो बाय कर रहा है वो बोल रहा है इस गुड्स को ना मेरे पास ना भेज के ना इस पर्सन, मतलब ए बी और सी, ए पर्सन इज द सेलर, बी इज द बायर, सी इज द पर्सन हु रिसीव द गुड्स। तो ये बी पर्सन बोल रहा है ए को कि तुम ना ऐसे करो, ये वाले गुड्स ना सीधा सी को भेज दो। इन दैट केस इवन द बी नोट रिसीव द गुड्स, द सेक्शन से कि इफ अ पर्सन इंस्ट्रक्ट टू द सेलर कि तुम डायरेक्टली सेंड कर दो गुड्स, ये डीम माना जाएगा कि जो बायर है उसने गुड्स को रिसीव कर लिया है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज था कि इस केस में ईवे बिल, और मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पहले उसके पास जाए इसके पास जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो जीएसटी ने इसमें रिलैक्सेशन दिया कि इवन यू कांट रिसीव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज
इस केस में तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब उन्होंने सेक्शन में प्रिस्क्राइब किया। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट जो सेलर है वो बायर को एक इनवॉइस देगा, और जो बायर है वो अपने जो इस पार्टी को सेंड कर रहा है गुड्स उसको एक इनवॉइस देगा। तो हाउ द प्रोविजन, दिस इज द डीम क्लोज। डीम क्लोज मतलब क्या, कि जो ऊपर बोला है कि कंडीशन क्या था, रिसीव द गुड्स और सर्विस, उसके लिए एक डीम क्लोज दिया कि इवन यू कांट रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज, तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, बिल टू शिप टू सप्लाई, मतलब बिल किसी को हो रहा है, शिप टू किसी को हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू सप्लाई। तो ये आजकल इनवॉइस के अंदर अगर तुम फॉर्मेट देखोगे तो बिल टू और शिप टू अलग अलग कॉलम होते हैं, वो इसी प्रोविजन के कारण आया कि बिल किसी को हो रहा है, शिप किसी को हो रहा है। तो जो मैंने फर्स्ट एक कंडीशन बोला था कि ये हैज रिसीव द गुड्स और द सर्विसेज, इसी के कारण, रिसीव करने के कारण जो आपका सेक्शन 138 है ना, ईबे बिल वाला, वो इसी के कारण आया था कि एक्चुअल में गुड्स रिसीव होने चाहिए, तो उनको ट्रैकिंग करने के लिए ईबे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसको मॉनिटर कर सके कि एक्चुअल में जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि चेकिंग लगी रहती है, गवर्नमेंट ऑफिसर चेक करते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पे जा रहा है, कितने का इनवॉइस है, गुड्स की वैल्यू कितनी है। तो ये कंडीशन जब भी लाई गई थी सेक्शन के अंदर कि वो बाद में उसको ट्रैकिंग करना कर सके। अभी नेक्स्ट कंडीशन इज दैट द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच सप्लाई, जो टैक्स चार्ज किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सब सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड, कि जो जो सप्लायर है ना उसने जो टैक्स चार्ज किया है, मतलब इनवॉइस पे दिखा है, वो एक्चुअली पेड कर दिया वो गवर्नमेंट को, आइदर इन कैश, या तो कैश में पे होगा, या थ्रू यूटीआई, मतलब कैश मींस कि पोर्टल पे बैंक से जमा होगा, आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार रीड करते हैं दोबारा और फिर समझेंगे कि जो टैक्स चार्ज किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। तो अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि तुम एक प्लांट मशीनरी लेके आ रहे थे, तो वो प्लांट मशीनरी का वैल्यू था ₹1,00,000, जीएसटी था 18%, तो 18,000। तो तुम तो सप्लायर को पे करके आए 1,18,000। तो इस केस में क्या था, सप्लायर ने तुमसे क्या किया, सप्लायर यहाँ पे क्या है, एजेंट है ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जीएसटी क्या है, एज्यूम करता है कि जो सप्लायर है जिसने सेल किया है वो एज ए वर्क करेगा एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और उसने जो रिसीव किया है ऑन द बिहाफ बाय एजेंट, बिकॉज वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जीएसटी को रिसीव कर रहा है, वो एक्चुअली में जो 18,000 है ना वो उस पर्सन का नहीं है, वो गवर्नमेंट का है ना। तो वो एजेंट वो गवर्नमेंट का कि वो 18,000 रिसीव किया है, और वो 18,000 वो पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को। तो इन केस में क्या हुआ कि जो टैक्स उसने रिसीव किया वो थ्रू जीएसटीआर बी, मतलब दैट इज द रिटर्न जीएसटीआर 3B के अंदर, वो इसको या तो कैश में, अगर उसके पास क्रेडिट नहीं है तो वो बैंक के थ्रू चालान पे करेगा, और ये यूटिलाइजेशन, अगर उसके पास आईटीसी है तो वो आईटीसी से क्या करेगा, इसको सप्लाई को एक्चुअली पेड कर, मतलब जो भी आईटीसी है जो उसने मतलब सेल किया था उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। अब एक प्रोवाइडेड डेट मतलब प्रोविजो दे रहा है सेक्शन, तो सेक्शन 16 के अंदर फर्स्ट प्रोविजो आया, प्रोवाइडेड डेट इफ द गुड रिसीव इन द लोड्स और द इंस्टॉलमेंट आईटीसी ऑन द लास्ट लोड एंड द इंस्टॉलमेंट। तो सिंपल एक प्रोविजो है। सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर तुम कुछ ऐसी चीजें मंगा रहे हो, मतलब तुम्हारा इनवॉइस है 1 लाख का, मशीनरी का पार्ट लगा लेते हैं, तो मशीनरी क्या है, पार्ट्स में आ रही है, कि मतलब फर्स्ट पार्ट आ गया, और लोड्स में आ रही है और इंस्टॉलमेंट में आ रही है। तो इंस्टॉलमेंट में मे बी गुड्स आ सकते हैं, लोड्स आ सकते हैं, जिसमें तुम्हारा, तो तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इवन तुम्हें मतलब क्या हो, जैसे वो तुम्हें 25-25 को तुमने ऑर्डर दिया कोई, 26 को एक इंस्टॉलमेंट आ गया, 28 को एक आ गया, एक 29 को आ गया, और एक 3rd ऑफ नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो इन दैट केस यू कांट क्लेम द क्रेडिट जो तुम्हें रिसीव हो गया था उसका रिसीव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, जब तक तुम्हें सारे लोड्स और इंस्टॉलमेंट जो एक इनवॉइस के अंदर प्रिस्क्राइब थे वो तुम्हें नहीं मिल जाते, तुम इनपुट टैक्स रेट नहीं ले सकते। तो सेक्शन से दैट प्रोवाइडेड दैट इफ द गुड्स और रिसीव इन द लोड्स और इंस्टॉलमेंट, मतलब लोड्स में आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, आईटीसी ऑन द लास्ट लोड एंड इंस्टॉलमेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। जो तुम गुड इन ट्रांजिट बोलते हो, तो गुड इन ट्रांजिट में सेक्शन बोलता है कि अगर तुम्हारा गुड इन ट्रांजिट है तो तुम आईटीसी नहीं ले सकते। तो उसमें गुड इन ट्रांजिट का हम अकाउंटिंग में तो रिपोर्ट करते हैं, बट उसका हम आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले सकते। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इसमें क्या है, बिजनेस जो मैंने वो प्लानिंग कर सकते हैं, अगर वो लोड्स और इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि जो लोड्स इंस्टॉलमेंट को ब्रेक कर सकते हैं इनवॉइस के अंदर, मतलब जितना उसका अभी रिसीव होने वाला है इस मंथ के अंदर उतने का इनवॉइस अलग ले लें, और जो दूसरा है उसका इनवॉइस नेक्स्ट मंथ में ले लें, ताकि उनका आईटी से अगर उनको यूटिलाइज करना है तो वो इसी मंथ में यूज कर पाए।
तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन जिसको तुम थोड़ा फेवरेबल यूज कर सकते हो और अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हो। अगर तुम्हारा आईटीसी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब इंपोर्टेड वाले केस में मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारा आईजीएसटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो वहां पे हम इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर लोड्स इंस्टॉलमेंट है तो जो हमारा एक मंथ में आने वाला है और दूसरे मंथ में भी जा रहा है, तो जो एक मंथ में आ रहा है उसका इन्वॉइस अलग से और दूसरे का अलग से करवा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि मेरा जो आईटीसी है वो अगले मंथ में जाने वाला था, इसमें भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस मंथ में मुझे कुछ कैश पेड करना हो, तो मैं कैश पेड करने की जगह उस आईटीसी को यूज कर लूं। तो अब तक हमने कौन कौन सा कंडीशन देख लिया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट, ही इज इन पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और द डेबिट नोट और द डिटेल्स और द इंफॉर्मेशन ऑफ द किसका, टैक्स इनवॉइस को, डेबिट नोट का सप्लायर ने फर्निश कर दिया हो किसमें, आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न के अंदर, दैट इज द जीएसटीआर 1। अनदर कंडीशन दैट कि ही हैज एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स एंड द सर्विसेज, उसने एक्चुअल में क्या कर लिया, गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किया। फिर डिम प्रोविजन, बिल टू सप्लाई वाला, इवन द पर्सन इज नॉट रिसीव द गुड्स और सर्विस, उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो सेक्शन ने स्पेसिफिकली दिया 16 के अंदर कि इवन तो मतलब बिल टू शिप टू मॉडल वाले में उसको गुड्स और सर्विसेज नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अनदर कंडीशन दैट कि जो टैक्स चार्ज किया है सप्लाई के लिए वो एक्चुअली पेड कर दिया गवर्नमेंट को, या तो कैश के अंदर या यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी यहां तक हो गया और इसके बाद हमने एक प्रोविजो पढ़ा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फॉर द डेट। अभी क्या बोलता है कि प्रोवाइडेड फॉर द डेट बोलता है वेयर अ रेसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बोथ। तो अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये अब प्रोविजो आ रहे हैं। तो हम अभी तक हमने कंडीशन देख ली है, तो अभी प्रोविजो देखते हैं। तो एक प्रोविजो हमने पढ़ा, प्रोविजो फॉर द कि अगर मेरा लोड्स और इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो मुझे जो इनपुट टैक्स रेट मिलेगा ऑन द लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा उस पर मिलेगा। सॉरी, अभी क्या बोलता है कि प्रोवाइडेड फॉर द डेट, तो अभी एक और प्रोविजो आ रहा है सेक्शन 16 के अंदर, प्रोवाइडेड फॉर द डेट वेयर अ रेसिपिएंट, जो पर्सन रेसिपिएंट है, फेल्स टू पे टू द सप्लायर और द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कि अगर रेसिपिएंट है, जो पर्सन रेसिपिएंट कौन है, जो पर्सन बाय कर रहा है। तो इवन हर केस में ऐसा नहीं होता कि अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी बाय करके ला रहा हूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, 1,18,000 का प्लांट मशीनरी बाय किया तो तुरंत ये दोनों पे करके आऊंगा। तो बिजनेस के अंदर एक ट्रस्ट वर्थिनेस, ट्रस्ट होता है आपस में, तो दे बाय और सेल द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट, तो मतलब क्रेडिट पे चलती हैं चीजें। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड फॉर द डेट वेयर रेसिपिएंट फेल, रेसिपिएंट जो पर्सन बाय कर रहा है अगर वो फेल हो जाता है टू पे टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, और दोनों को क्या, वैल्यू ऑफ द सप्लाई अलोंग विद द टैक्स पेबल। तो कहीं भी जीएसटी ने ये यूज नहीं किया कि मुझे सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस देना है, मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई भी देना है प्लस में टैक्स जो एप्लीकेबल है वो भी देना है, दोनों। वो कितने दिन में देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन सेक्शन प्रेस्क्राइब कि वो 180 डेज, 180 दिन, 180 डेज के अंदर तुम्हें कहां से 180 डेज काउंट करने हैं, दैट इज काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि जो वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स है और टैक्स एप्लीकेबल है वो तुम्हें पे करना है, कितने दिन में पे करना है, दैट इज अ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। और अगर तुम उसको नहीं पे कर पाते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना तुमने इनपुट टैक्स रेट अवेल किया अलोंग विद इंटरेस्ट जो सेक्शन 50 के अंदर है वो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा अगर फेल हो जाते हो पे करने के लिए। तो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये भी है कि तुम्हें 180 डेज के अंदर वो करना। बोल दे ये इसमें बच्चे का डाउट आ सकता है, ये जो भी पर्सन भी वेबिनार देख रहे हैं उनको एक डाउट आ सकता है, एंटरप्रेन्योर ये जो भी बंदे हैं, कि मैं तो आज बाय करके ला रहा हूँ, 180 दिन तो बहुत दिन होंगे, इतने तो मैं जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लूंगा। तो एक्ट बोलता है कि यस तुम आज करके आ रहे हो, तो आज मैं एक्ट ये एज्यूम कर रहा है कि तुम 180 डेज के अंदर क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे या उसको। इवन इट इज द पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन की अगर वो नहीं पे कर पाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको एड बैक करना पड़ेगा अपनी लाइबिलिटी के अंदर, जो उसने इनपुट टैक्स रेट लिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 50। क्योंकि अदरवाइज डिपार्टमेंटल ऑडिट या ऑडिट होता है जो 9C और 9 जो होती है उसमें जो ऑडिट कर रहा है पर्सन उसको मिलता है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर प्रोविजन। तो हमने अभी दो प्रोविजन पढ़े, फर्स्ट लोड्स और मेरे इंस्टॉलमेंट में गुड्स आता है उस केस में। सेकंड पढ़ा मैंने प्रोविजो कि अगर मैं वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो है पे नहीं करता 180 डेज के अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कंप्लाई करना पड़ेगा।
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर एक पर्सन है जो क्या कर रहा है 1 लाख रुपए का लेके आया मशीनरी और 18% जीएसटी देके आया, तो कितना हो गया 1.18 लाख का उसका टोटल आया। अगर वो क्लेम कर लेता है डेप्रिसिएशन ऑन द कंपोनेंट ऑफ द आईटीसी, जो इनपुट टैक्स देते हैं, यानी कि टैक्स वाले कंपोनेंट पे भी क्या कर लेता है आईटीसी क्लेम कर, कंपोनेंट ऑफ टैक्स वाले पे क्या क्लेम कर लेता है डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है, मतलब पूरा 1,18,000 को कैपिटलाइज कर देता है। तो सेक्शन सेज वो कंडीशन क्या बोलता है, सेक्शन 16 बोलता है कि वे यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो क्लेम कर लेता है डेप्रिसिएशन ऑन द किस पे कंपोनेंट ऑफ द टैक्स पे, एज ए मतलब प्लांट मशीनरी हो या किसी भी चीज का हो, तो उस केस में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं किया जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द अकाउंटिंग पर्पस और फॉर द टैक्सेशन पर्पस, कि तुम्हें 1 लाख रुपए को तो अपने कहा लेके जाना है, अगर तुम कैपिटल गुड लेके जा रहे हो तो तुम्हें कैपिटलाइज करना है, और जो जीएसटी है वो तुम्हें अपने डेबिट में मतलब एक एसेट की तरह क्या करना है स्टैंड करना है, ताकि तुम उसको बाद में यूटिलाइज कर सको। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर तुम्हारा जो तुम कुछ भी प्लांट मशीन लेकर आ रहे हो, कुछ भी चीज लेके आ रहे हो जो कैपिटल है इनपुट है, तो तुम्हें जो जीएसटी वाला कंपोनेंट है उसको क्या नहीं कैपिटलाइज नहीं करना है, अगर वो तुम एलिजिबल हो को लेने के लिए। एलिजिबल कैसे होंगे, अगर तुम ऊपर वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो, और रिस्ट्रिक्शन कहां पे दी गई है सेक्शन 17 सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 के अंदर। तो हमने ये वाला प्रोविजन पढ़ लिया। इसके बाद रूल 36 की तरफ मूव करेंगे। रूल 36 मूव करने से पहले, डेट इज द इंपॉर्टेंट रूल 36, उससे पहले हम दोबारा एक बार देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंड व्हाट आर द रिटर्न्स एंड व्हाट आर द प्रोविजो। तो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट he is he is in possession of the tax invoice or the debit note. Yeah, first condition, the details or the information of the such debit note or invoice shall be furnished in the outward supply return। तो ये हो गया। इसके बाद कंडीशन है कि जो एक्चुअल क्या होना चाहिए, रिसीव होने चाहिए गुड्स और सर्विस। फिर एक डीमिंग प्रोविजन, डीमिंग प्रोविजन में क्या बोला, बिल टू शिप टू, इवन जो बायर है उसको एक्चुअल में गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं होंगे बट आईटीसी क्लेम किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन ने बोला बिल टू शिप टू मॉडल में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कि तुम्हें गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं होगा, तो तुम यहाँ पे क्रेडिट ले लो। इसके बाद बोलता है, क्या बोलता है कि इसके बाद कि तुम्हें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है तभी मिलेगा जब तुम उस पर्सन को जिससे बाय करके आ रहे हो उसको तुम क्या करोगे, पेमेंट करोगे विद इन 180 डेज के अंदर। अगर तुम 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्लेम अलोंग विद इंटरेस्ट एज पर द सेक्शन कितना, सेक्शन 50 जो 18% 24 है। ये हो गया तुम्हारा डीमिंग प्रोविजन। फिर हमने एक प्रोविजो पढ़ा कि अगर लोड्स और इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है और लोड्स है उस पर बाद मिलेगा, तो वहां पे हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। अदरवाइज इनपुट टैक्स रेट तुम्हारा इस मंथ मिले या नेक्स्ट मंथ मिले, बस तुम्हें अपना बिजनेस मैनेज करना है या कुछ वर्किंग ऑर्डर मैनेज करना है तो तुम पार्ट में इनवॉइसिंग करवा सकते हो। इसके बाद हमने एक और पढ़ा कि अगर हम क्लेम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट पे तो आईटीसी अलाउड नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 16 ने रिस्ट्रिक्शन लगाया। अभी रूल 36 जो सीजीएसटी रूल का है, तो रूल 36 क्या बोलता है, पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द लीगल प्रोविजन, फिर उसको हम सिंपली करेंगे कि क्या है। लीगल प्रोविजन बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट जब भी अवेल किया जाएगा बाय रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट के जो उसने फर्निश किया है किसके अंदर, जीएसटीआर 1 के अंदर, यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो जो आईएफएफ के अंदर तुम्हारा क्रेडिट आ रहा है तुम्हें उसी का क्रेडिट मिलेगा। अभी सेक्शन क्यों आया, जब सेक्शन 16 ने इतनी सारी कंडीशन दी थी, ये तो बाद में आया ना रूल 36 क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे उसका टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो इसलिए दूसरे बंदे पे लगाया कि तुम ना उसी चीज का क्रेडिट ले सकते हो जो तुम्हारी क्या आएगा जीएसटी 2A और 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर तुम्हारे 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वहां पे कंडीशन लगाए, क्योंकि अभी क्या हो गया जीएसटी के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है तुम्हारा आईटीसी, जितना तुम आईटीसी तुम्हारा अवेलेबल है एक्चुअल तुम एलिजिबल तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर तुम्हें उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन चेंज, वो अलाउ करता है, एडिटेबल फील्ड है। बट अगर तुम्हारा कोई इनवॉइस, क्योंकि उसको तो बोला ना फर्स्ट कंडीशन में कि तुम्हें इनवॉइस की डिटेल फर्निश करनी है, तो अगर लोग फर्निश नहीं करेंगे तो इवन तुम क्लेम कर रहे हो, क्योंकि तो ट्रस्ट में चल रहा है ना पूरा जीएसटी, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो इनवॉइस नहीं आया है
तो टोटल जितना भी तुम्हारा एलिजिबल क्रेडिट है, मतलब जिसने सारी कंडीशन कंप्लाई करती है, उसका 5% से ज्यादा नहीं जा सकता जो तुम्हारा नहीं आया है। तो इसमें क्या बोला, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट, मतलब जो तुमने एक्चुअल में बाय तो किया और तुमने सारी कंडीशन कंप्लाई की, बट उसकी डिटेल ना फर्निश नहीं की है सप्लायर के द्वारा, किसमें, जीएसटीआर 1 के अंदर और आईएफएफ के अंदर। तो उसका डिटेल नहीं आया ना, तो तुम्हारी कंडीशन क्या हुआ, मीट नहीं हुआ। तुम बोल रहे यार मैं तो परचेज भी करके लाया था, पैसे भी दे के आया और मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी मेरा आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन ने कंडीशन अप्लाई किया ना कि भाई उसको जीएसटीआर 1 और आईएफएफ के अंदर करना है। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन किया कि अगर तुम्हारा नहीं आ रहा है तो तुम अगर उसको ले रहे हो तो वो तुम्हारा किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, जितना तुम्हारा एलिजिबल टोटल क्रेडिट है उसके 5% से ज्यादा क्या कर नहीं जाएगा, एक्सीड नहीं करेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तुम कुछ चीज बाय करके आते हो, तो 4-5 चीजें बाय करा तुमने इस मंथ के अंदर, उसका टोटल क्रेडिट आ रहा था 200 रुपीज। ठीक है, तुम्हारे जो सप्लायर था जिस पर्सन से तुमने बाय किया था, उसने 100 रुपीज का तो अपलोड कर दिया और 100 रुपीज का अपलोड नहीं किया, तो तुम्हें कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, 100। तो इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल, 100 के लिए तो तुम एलिजिबल हो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बट तुम एक्चुअल में तो परचेज का है, तुम तो बोल रहे मैं तो 200 रुपए का परचेज करके लाया, मेरे तो आईटीसी 200 का है। तो इन दैट केस में योर आईटीसी क्या होगा, 100 और 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल क्रेडिट कितना है तुम्हारा, एलिजिबल क्रेडिट तो वही हो ना जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 100 और प्लस 5% ऑफ 100, तो 105 तुम यहाँ पे ले सकते हो। तो दिस इज द रूल 36 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को नहीं आते समझ, बट दिस इज सिंपल बिकॉज सेक्शन यूज द वर्ड एलिजिबल क्रेडिट। तो कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, एलिजिबल क्रेडिट 200 का निकाल लेते हैं। एलिजिबल क्रेडिट 200 नहीं, एलिजिबल क्रेडिट वो है जिसने सारा कंडीशन कंप्लाई किया हो। तो किसने किया कंडीशन अप्लाई, ओनली 100 ने किया है, तो 100 का 5% तुम्हें यहाँ पे निकालना है। तो हमने ये देख लिया क्या, रूल 36। अभी तक हमने सेक्शन 16 का प्रोविजो देख लिए, मेन सेक्शन की कंडीशन देख ली, अभी रूल 36 देख लिया। अभी एक जजमेंट आया जो बहुत ही सेलिब्रेटिंग और लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको तुम बहुत सारे लिटिगेशन के अंदर यूज कर सकते हो। ये जजमेंट क्यों मैंने इसके बाद लगाया, क्योंकि रूल 36 के ऊपर एक जजमेंट आया है जो किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। तो ये किसके केस में है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, तो रिवेन्यू ने कुछ अपील किया होगा, और सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या था, जो असिस्टेंट कमिश्नर रिवेन्यू का क्या था, रिवेन्यू ने अपना बोला कि अगर उसने रेवेन्यू ने क्या किया, रिवेन्यू ने सारा क्रेडिट क्या किया, उनको नोटिस दिया, रिवेन्यू ने किसको, सनक्राफ्ट को, जो मतलब जो जीएसटी है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया किसको, सनक्राफ्ट को, रजिस्टर्ड पर्सन को, कि तुम्हारा जो क्रेडिट है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जीएसटीआर 2A के अंदर। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुमने क्रेडिट क्लेम किया है एक्चुअल में रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो कंडीशन तुमने कंप्लाई नहीं किया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या किया, सनक्राफ्ट ने आगे एक स्पेशल प्रिविलेज लीड एसपीएल आगे अप्लाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ द एसपीएल सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया, एक बेंच बनाया गया जिसमें इस केस को एनालिसिस किया गया। आफ्टर सर्टेन राउंड ऑफ डिस्कशन, फाइंडिंग क्या था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो सप्लायर है उसने सर्टेन थिंग्स दिए, कि उसने जो सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1-2 जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस भी है, मैंने तो पेमेंट भी किया, और उसका जो डिटेल है मैं तो बाय करके आया, मैंने डिटेल किया, फिर भी अभी मेरा क्या गलती है इसके अंदर। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट का स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, जीएसटीआर 2A फॉर टैक्स पेयर फैसिलिटेशन, मतलब वो सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए उसको, डज नॉट इम्पैक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलिंग, मतलब अगर तुम्हारा जीएसटीआर 2 में नहीं आ रहा है तो इसके कारण तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जो जीएसटीआर 2 है वो ओनली एक फैसिलिटेटर है जो तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इतना क्रेडिट तुम्हारा अवेलेबल है। तो इट इज ऑप्शनल फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, कि रजिस्टर्ड पर्सन को चॉइस दिया गया है कि अगर वो उसको लगता है कि जो जीएसटीआर 2 में आ रहा है वो उसको क्लेम नहीं करना है, तो डिपेंड्स ऑन दैट रजिस्टर्ड पर्सन कि वो उसको क्लेम करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर उसके पास सारी कंडीशन है, टैक्स इनवॉइस है, गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुए है, पेमेंट करके है, तो वो जीएसटी का क्रेडिट अवेल कर सकता है, इवन इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द जीएसटीआर 2A। तो दिस इज द कोर्ट स्टेटमेंट कि जो जीएसटीआर 2A है
तो जो रिफ्लेक्ट होती है ऑटो पॉपुलेट रिटर्न, वो सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, उससे मेरा कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर इम्पैक्ट नहीं आएगा। और रिवर्सल करना किसके ऑप्शनल है, टू द बायर पे, रजिस्टर्ड पर्सन पे। एक्सेप्ट, यहाँ पे कोर्ट ने कुछ बोला, एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, मतलब बोलता है अगर कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे कोलिजन है, मिसिंग सप्लायर, मतलब जिससे तुम बाय करके आए थे वो बायर ही नहीं मिल रहा, और उसको लेक ऑफ एसिड, मतलब उसके पास रिवेन्यू, मतलब रिवेन्यू को उससे क्या पहले कोई कंप्लेंट आ चुका है, तो उस केस में क्या होगा, GST एज ए मतलब वर्क करेगा एज ए, कि अगर नहीं मिला है, नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो तुम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये कोर्ट का स्टेटमेंट था, तो इसको तुम यूज कर सकते हो कि इवन इन द केस ऑफ द कि तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तुम क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो ये दिस इज द वन ऑफ द जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स वर्सेस सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे बोला कि इवन GSTR 2A के अंदर तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तुम उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, क्योंकि GSTR 2A क्या है, एक सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए जो तुम्हारा ITC दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके अंदर नहीं आ रहा है तो वो इम्पैक्ट कर देगा तुम्हारे ITC को। इट इज ऑप्शनल फॉर द किसके लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अगर वो उसको रिवर्स करना चाहता है तो रिवर्स कर सकता है। अभी एक एडवांस रूलिंग आई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन किया गया, और जनरली क्या करते हैं हम इनका क्रेडिट क्लेम करते हैं, और एडवांस रूलिंग में बोला गया कि इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी तो तुमने क्लेम कर लिया, तो ये एडवांस रूलिंग किसने मांगी थी, कि एडवांस रूलिंग की मांगी थी किसने, द वरच्चा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो वरच्चा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने एक एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन किया कि उसको सर्टेन थिंग्स है उस पर क्या करना है, क्लेरिफाई करना है कि वेदर ITC इज एडमिसिबिलिटी, मतलब ITC उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 1 मिनट। तो अभी हम एडवांस रूलिंग की तरफ आगे चल रहे हैं। तो हमने अभी तक सेक्शन 16 को देख लिया है, एक लैंडमार्क जजमेंट देख लिया है जो किसी केस में आया था, सनक्राफ्ट एनर्जी की केस में आया था, जहां पे बोला था कि जो GSTR 2 है वहां पे तुम्हारा नहीं आएगा तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। अब नाउ द इंपॉर्टेंट इज इन एडवांस रूलिंग। तो फर्स्ट क्या बोलता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, अगर कोई सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है और वो तुम्हें क्लासिफाई किया है ग्रुप के अंडर द प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग में उसने क्या पूछा कि क्या इसका क्रेडिट मिल जाएगा, अगर एडवांस रूलिंग मतलब एडवांस रूलिंग मुझे कि अगर मेरा कोई सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है जो मैंने क्लासिफाई किया और ग्रुप किया है PNM के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, अगर तुम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 दैट इज द ब्लॉक क्रेडिट को पढ़ते हो, तो बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो मिल जाएगा ना, सेक्शन 75 जहां पे रिस्ट्रिक्शन दी गई है। तो बोल रहा है कि अगर मेरा प्लांट मशीनरी है तो इस केस में मुझे क्या मिल जाना चाहिए, पूछा उसने, एडिशनलिटी पूछी। दूसरा पूछा न्यू लोकल कैबिनेट, जो उसने क्लासिफाई किया गया है लोकल कैबिनेट्स के अंदर, एक सेपरेट हेड बनाया लोकल। थर्ड लिफ्ट, जो क्लासिफाइड एंड ग्रुप अंडर द प्लांट एंड मशीनरी, लिफ्ट का पूछा कि लिफ्ट जो होती है ना, लगाते हैं एलिवेटर्स ऑफ द लिफ्ट की, उसके इसमें क्या क्रेडिट मिल जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रिकल फिटिंग सच एज द केबल स्विचेस एनसीबी एंड इलेक्ट्रिकल, जिसको हम फर्नीचर एंड फिक्सर के अंदर लेते हैं। अदर थिंग्स है कंज्यूमेबल मटेरियल क्लासिफाइड इन द ग्रुप अंडर द सेपरेट ब्लॉक नेमली इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो दीज थिंग्स लाइक मतलब इसके अंदर क्या बोला, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इज द केबल स्विचेस एनसीबी एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल मटेरियल है, जो नेम क्या दिया उसका इलेक्ट्रिकल फिटिंग दिया है। तो 5 केस तो ये हो गए। 6th केस क्या है, रूफ सोलर क्लासिफाइड द ग्रुप अंडर द प्लांट एंड मशीनरी। 7th केस जनरेटर क्लासिफाइड अंडर द प्लांट मशीनरी, तो जनरेटर को भी उन्होंने प्लांट मशीनरी के अंदर किया है। फायर सेफ्टी एस्टिमेशन, तो जो तुमने देखो रेड कलर के फायर सेफ्टी एस्टिमेशन लगे हुए हैं जो क्लासिफाई किए गए अंडर द प्लांट एंड मशीनरी। तो फायर सेफ्टी एस्टिमेशन को, तो अगर तुम उसमें जाओगे इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स क्या बोलता है कि इंडेक्स के अंदर भी कंडीशंस है ना, कि तुम्हें जो कैपिटलाइज अभी करना पड़ेगा, जब उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो उसका यूजेबल होना, वो बिजनेस से उसको क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड हो कि उसको कुछ रिवेन्यू फ्लो होगा, मतलब प्रोबेबल बेनिफिट होने चाहिए। तो वहां पे मैं जस्ट जरा सा टच कर रहा हूँ कि इंडेक्स को, इंडेक्स क्या बोलता है कि इवन देयर इज सर्टेन थिंग्स लाइक फायर सेफ्टी एंड केस है जहां से तुम्हें कुछ रिवेन्यू फ्लो नहीं आ रहा है, मतलब प्रोबेबल इकोनॉमी बेनिफिट नहीं आ रहा है, बट सर्टेन जो सेफ्टी एक्ट्स हैं और इन्वायरमेंटल सेफ्टी गाइडलाइंस है वो बोलते हैं कि तुम्हारे फायर सेफ्टी एक्सटेंशन होने चाहिए कंपनी के अंदर।
तो तुम्हें उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो सेम इसने उन्होंने कैपिटलाइज किया प्लांट मशीनरी के अंदर, तो वो पूछ रहे हैं क्या क्या फायर सेफ्टी एस्टिमेशन को क्रेडिट मिल जाए, उस पर क्रेडिट मिल जाएगा। अनदर इम्पोर्ट अनदर क्या है, अनदर है एक और जो कैटेगरी दी गई आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनकी सर्विस फीस जो चार्ज की हमने कहाँ पे, मतलब वो कैपिटलाइज नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज की है। उसके बाद एक और पूछा इंटीरियर डिजाइनिंग फीस चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दीज आर द 10 थिंग्स जो एडवांस रूलिंग के अंदर पूछा। अगर हम एडवांस रूलिंग को देखें तो दिस इज द एडवांस रूलिंग जो 28 पेज की एडवांस रूलिंग थी। तो ये पूरा 28 पेज का एडवांस रूलिंग है गुजरात का, गुजरात एडवांस रूलिंग का। तो बहुत डिस्कशन हुआ आफ्टर दैट। यहाँ पे क्या बोला, रूटीन ने बोला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल, जो न्यू लोकल कैबिनेट है और जनरेटर है उस पे तुम्हें मिल जाएगा। जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, फिर हम पढ़ेंगे कि क्या लॉजिक था, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट उसका ब्लॉक क्रेडिट के अंदर चलेगा सेक्शन 75, जो हम इतनी देर से बार बार मैं बोल रहा था ना, रिस्ट्रिक्शन 17(5) क्या रिस्ट्रिक्शन का सेक्शन है। लिफ्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया सेक्शन 75, इलेक्ट्रिकल फिटिंग पे भी, फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर और रूफ सोलर प्लांट। अगर तुम देखोगे तो इसमें से मोस्टली ऐसे हैं जैसे लिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गया, फायर सेफ्टी है, जिनका क्रेडिट हम जनरली क्लेम करते हैं, बट एक्चुअली एडवांस रूलिंग ने बोला कि इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि जहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास सर्टेन एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये एडवांस रूलिंग ऑलरेडी आ चुकी है जहां पे हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट का क्रेडिट उसने ब्लॉक कर दिया, लिफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक कर दिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का ब्लॉक कर दिया, फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर और रूफ सोलर प्लांट का भी कर दिया। अभी हमारे पास था दो, आर्किटेक्ट और द इंटीरियर डेकोरेटर फी। तो वहां पे सेक्शन 75 के अंदर उनका भी ब्लॉक किया था। ओनली वन थिंग जो मतलब दो चीजें 10 में से न्यू लोकल कैबिनेट और जनरेटर, जिनका क्रेडिट क्या किया, एडमिसिबल किया। तो दिस इज द एडवांस रूलिंग कि 10 में से ओनली जो क्लेम करने के लिए दो बोला, तो हम जनरली क्या सोचते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड द फायर एक्सटेंशन। तो व्हाट आर द कोर्ट व्यू कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। तो दिस इज सर्टेन थिंग्स जो कोर्ट ने मतलब बोला कि जो आर्किटेक्ट सर्विस फी है, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आर्किटेक्ट सर्विस फी है और इंटीरियर डिजाइनिंग फीस है, कि ये तुम क्या यूज कर रहे हो फॉर द किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब किसी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो। तो इन दैट केस में ये क्या पार्ट बनेगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। तो इसको तुम सेपरेटली क्या नहीं कर सकते, सेपरेटली नहीं कर सकते। तो इस केस में उसने बोला कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लांट मशीनरी। इवन तुम उसको चार्ज कर रहे हो किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज कर रहे हो। कोर्ट ने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज करने से उसका नेचर नहीं चेंज हो जाएगा, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम पार्ट ऑफ किसका मानेंगे, पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे, तो उसका क्रेडिट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट किसका पूछ देखा हमने, आर्किटेक्ट सर्विस और द डिजाइनिंग भी, लोकल कैबिनेट दैट इज द मूवेबल गुड्स है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर इज द जनरेटर दैट इज द प्लांट मशीनरी के अंदर आएगा, और कैपिटलाइज किया है और उसको होल्ड कर रहा है, कैपिटल गुड है, इधर से उधर मूवेबल कर सकते हैं, तो दैट इज द जनरेटर का मिल जाएगा। अभी फायर सेफ्टी एक्सप्लेनेशन, तो फायर सेफ्टी दिस इज नाइस एक्सप्लेनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने ऑलरेडी इक्वल प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि इक्वल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, मतलब अगर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, तो उन्होंने बोला कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके लिए एक प्लेस बनाया जाता है जहां पे उसको क्या जाएगा, सेटअप किया जाएगा। तो वो वहीं पे सेटअप हो सकता है, इवन तुम उस सेटअप को निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हो, बट वो एक बार पार्ट ऑफ द उस सेटअप का बन गया, तो उसको हम इक्वल प्रॉपर्टी के अंदर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है, तो जो फायर सेफ्टी एक्सपीरियंस है वो कंटेन है वेरियस टाइप ऑफ मेटल पाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर एंड ऑल दीज पार्ट और इक्विपमेंट वो साइड पे क्या किए जाते हैं, एक साथ लगाए जाते हैं। इसलिए वो पार्ट होते हैं किसका, बिल्डिंग का पार्ट होंगे, और उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते होल अनदर प्लेस पे विदाउट, मतलब कुछ चीजें ब्रेकेज नहीं होंगी, मतलब बिना तोड़े फोड़े उसको क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते परमानेंटली। तो इसलिए उसको बोला कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, क्योंकि तुम्हें एक फाउंडेशन मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वो डेफिनेशन ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के अंदर कवर्ड होगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट नहीं लेने देंगे। तो ये फायर सेफ्टी एक्सटेंडर के लिए बोला।
उसके बाद बोलता है किसका, उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रूफ सोलर प्लांट, दिस इज नाइस एक्सप्लेनेशन कि रूफ सोलर प्लांट को होल इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर वो लेके चले गए एज पर द एक्सप्लेनेशन, उसका भी क्रेडिट तुम्हें नहीं मिलेगा। सर्टेन जो एक्सप्लेन किया किसका, सुप्रीम कोर्ट की जो अर्लियर जजमेंट थी वो यूज किए गए। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज द केबल स्विचेस एनसीबी एंड इलेक्ट्रिकल, जिसको हम फिटिंग्स एंड द फर्नीचर के अंदर लेके जाते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग के अंदर, वहां पे कोर्ट बोलता है कि जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है और वायरिंग है वो एक फॉर्म ऑफ नेटवर्क है, और उसको हम क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक वर्क कॉन्टैक्ट होता है। वर्क कॉन्टैक्ट तुम्हारा 2 सबसेक्शन 119 के अंदर डिफाइन किया गया है वहां पे। तो वहां पे क्या बोलता है, कोर्ट ने एक जजमेंट यूज किया कि साइटेड जजमेंट था निप्रो इंडियन कॉर्पोरेशन का, कि जहां पे सिविल वर्क का। तो यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि जो ये सारी चीजें हैं वो पार्ट बन रही है किसका, तुम्हारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, और दिस इज द पार्ट ऑफ द योर लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब इमोल प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर उसका पार्ट बन रहा है, इसलिए तुम्हारा फर्नीचर एंड फिटिंग का भी क्या नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक कोर्ट ने ये बोला। अभी बात करें लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स। इवन दो द लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर अगर जनरली हम रीड करें तो हम सोचते हैं कि लिफ्ट्स को तो हम तो एक जगह असेंबल कर सकते हैं और फिर उसको क्या कर सकते हैं, डिसमेंटल करके लेके जा सकते हैं। पर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जो लिफ्ट मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ए यानी क्या बोला, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला जो तुम्हारा लिफ्ट है तुम उसको एक जगह असेंबल तो कर सकते हो, बट फॉर दैट पर्पज यू नीड टू मेक अ सेटअप, तुम्हें एक सेटअप करना पड़ेगा, सर्टेन थिंग्स करनी पड़ेगी, और जो लिफ्ट है वो पार्ट बनेगा तुम्हारा इमोबल प्रॉपर्टी का, मतलब तुम उसके अंदर एक प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर तुम्हें करना पड़ेगा। विदाउट सेटअप के तुम लिफ्ट को क्या नहीं कर सकते, वर्किंग कंडीशन में नहीं ला सकते। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो ये इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा, इसका भी तुम्हें आईटीसी नहीं मिल सकता। तो सॉरी जेंटलमैन, अगर तुमने किसी लिफ्ट का आईटीसी ले लिया है तो अभी एक एडवांस रूलिंग आ गई जहां पे वो बोलती है कि लिफ्ट का आईटीसी नहीं मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं किसका, जो इंपॉर्टेंट चीज था सेंट्रल कंडीशनिंग एयर प्लांट वाले का। तो सेंट्रल कंडीशनिंग एयर प्लांट, तो इसको अगर हम देखें कि बहुत सारी जो सेंट्रल जहां पे सेंट्रल एसी लगता है उसके लिए, तो बेसिकली क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जहाँ पे डक्टिंग होती है, तुम्हारी पाइपिंग होती है, इंसुलेटर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो वेरियस कंपोनेंट पार्ट जो होते हैं और उस पे अलग अलग मे बी अलग अलग ड्यूटी हो सकती है कि किसी पे 12 लग रहा है, किसी पे 18 लग रहा है। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट है कि ये जो तुम्हारा लग रहा है एयर कंडीशनिंग प्लांट, तो इसको भी बोल रहे हैं कि दिस ऑल थिंग्स पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, की उस मूवेबल प्रॉपर्टी का वो पार्ट बनेगा, और उसको तुम इतना जल्दी क्या नहीं कर सकते, डिसमेंटल नहीं कर सकते। मतलब उसका इट इज मतलब उसका डिसमेंटल करना क्या है, डिफिकल्ट है, मतलब उसमें क्या होगा कि सारी चीजों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता अदर साइड पे। तो एक बार तुमने इंस्टॉल कर दिया, कमीशन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें क्या होगा, वो उस वाली जो इमल प्रॉपर्टी उसका पार्ट बन जाएगा। तो कोई भी मेरिट नहीं मिला कोर्ट को कि इसको वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करे, माने। तो इसलिए कोर्ट क्या बोलता है, इसे जुडिशियल मतलब ये जुडिशियल डिसीजन है कि इसको हम क्या मानते हैं, इसको एक इमोरल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे और इसका इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच इज डिस्कस इन द हियरिंग एंड जो डिसाइड किया कोर्ट ने। तो 10 चीज थी जहां पे एडवांस रूलिंग लिया गया था, और कोर्ट ने क्या बोला, सेंट्रल रिकंडीशनिंग को भी मना कर दिया। न्यू लोकल कैबिनेट उनको बोला मूवेबल है, ले लो इसका, लिफ्ट का नहीं मिलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द किसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और तुम्हारे मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, इजीली डिसमेंटल नहीं कर सकते। और एक बार तुम्हारा लोक एंड की चले जाता है किसमें, वर्क प्रॉपर्टी के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिक फिटिंग को भी वर्क प्रॉपर्टी के अंदर, कंज्यूमर मटेरियल का भी ले सकते, रूफ सोलर प्लांट का ले सकते हैं, जनरेटर एट द मोबाइल उसका ले सकते हो, फायर सेफ्टी उनको एक प्रॉपर्ली सेटअप बनाया जाता है उसका भी लेते हैं, और आर्किटेक्ट सर्विस भी, इंटीरियर डिजाइनिंग भी, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग और द दैट इज द मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका, इवन तुम चार्ज कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तुम उसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो ये हमने एडवांस रूलिंग पढ़ लिया, सेक्शन 16 पढ़ लिया, सर्टेन कंडीशन पढ़ ली, सर्टेन प्रोविजन पढ़ लिए। अभी हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। गवर्नमेंट को एक प्रेस रिलीज रिलीज करना पड़ा, व्हाई, तो सर्टेन पर्सन के पास पॉपअप हुए मैसेज कि तुम्हें अपना जो आईटीसी है उसका यूटिलाइजेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं करना है, कैश में पे करना है। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, it is not necessary or not need anything
to pay in tax when you have a input tax credit. तो प्रेस रिलीज क्या बोलता है कि if you are a registered person, तो taxpayer are free to utilize input tax credit available in their credit ledger. तो जो उसका क्रेडिट लेजर है, जो उसमें क्रेडिट अवेलेबल है, और जो कोर्ट जो भी जो मतलब लो है उसको प्रोविजन कर रहा है, मतलब सारी कंडीशन उसने फुलफिल किया, उसके बाद ही उसको क्रेडिट किया है, तो वो फ्री है टू यूटिलाइज करने के लिए उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को। उसको ये जरूरत नहीं कि वो एक्चुअल में कैश में पे करे, उसके पास क्रेडिट है। तो फर्स्ट यूटिलाइज हिज क्रेडिट लेजर, आफ्टर दैट अगर उसको एक्सेस मतलब एक्सेस नहीं है क्रेडिट और उसको उसकी जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा है, तो वो उसको क्या कर सकता है, कैश में पे कर सकता है। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रेस रिलीज जो इशू हुआ था। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज अमेंडमेंट जो आई है आपकी अगस्त 2023। तो रिसेंट अमेंडमेंट है जो अगस्त 2023 के अंदर आई, और ये अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट का जीएसटी मीट होता है, मतलब जीएसटी का जो कमेटी मिलती है, उससे एक डिस्कशन हुआ वहां पे, और उसके बाद एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज रूल 88D। तो रूल 88D इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 2023 के अंदर। तो रूल अगर ये तुम अभी स्क्रीन देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आईटीसी मिसमैच, और यहाँ पे क्या लिखा है, डीआरसी। डीआरसी डिमांड रिकवरी चालान। तो अर्लियर हमने डीआरसी 03, 01, 01A, B, C, तो अभी यहाँ पे क्या है 01C। तो 01C किस लिए आया, ये कब आया और क्यों आया, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम द लीगल प्रोविजन पढ़ते हैं, रूल 88D, इसको 88D रीड करना रूल 88 की जगह। तो रूल 88D, दैट इज द डिफरेंस इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। तो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट क्या है तुम्हारी, जीएसटीआर 2B। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, जो इनपुट तुम्हारा ऑटो जनरेट हो रहा है 2B के अंदर, और जो तुम अवेल कर रहे हो इन द जीएसटीआर 3B। तो रूल 88D क्या बोलता है, मैनर किसका, और डील करने का, डीलिंग ऑफ मैनर ऑफ डिफरेंसेस इन द आईटीसी अवेलेबल इन द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, दैट इज द जीएसटीआर 2B एंड द जीएसटीआर 3B। अगर तुम्हारी जीएसटीआर 2B में 100 रुपए आ रहा है और 3B में 300 रुपए का तुम क्रेडिट ले रहे हो, तो उसको किस तरह डील करना है, डिफरेंस को गवर्नमेंट को गाइड करता है रूल 88D। तो रूल 88D किसके लिए आया, गवर्नमेंट के लिए आया कि अगर तुम इसको कैसे गाइड करोगे। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट मतलब डीआरसी 01A 01B, तो एक अनदर फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द अगस्त 2023 के अंदर डीआरसी 01C। तो डीआरसी 01C के लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया, लीगल प्रोविजन बोलता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो ऑटोमेटिक यानी कि सिस्टम से इंटीमेट करेगा टैक्स पेयर को यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को, जहां पे उसका मेजर, द वर्ड इज मेजर एंड हाउ मच, अभी मेजर कहते हैं कितना कि 10, 5, 100, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शनैलिटी जो जीएसटी पोर्टल यूज कर रहा है। कि अगर पोर्टल को लगता है कि ये मेजर आईटीसी डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द जीएसटीआर 2B एंड द जीएसटीआर 3B, तो क्या करेगा पोर्टल, ऑटोमेटिक इंटीमेशन सेंड करेगा टू द टैक्स पेयर्स को ऑन हिज पोर्टल or on his registered email ID which is provided at the time of registration or as and when amended by the registered person। तो या तो तुमने इनिशियल में कोई एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की होगी, अगर तुम्हारी वही चल रही है तो उस पे आएगा, और अगर तुमने कुछ चेंज किया ईमेल आईडी तो उस पे आएगा, एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन आएगा। अभी ये सिर्फ इंटीमेशन नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको तुम्हें रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको तुम्हें पोर्टल पे जाके रिप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज सेक्शन और तुम रूल 88 को देखोगे 88 की क्या दिया उसने। तो यहाँ पे तुमने देखा कि अभी तुम्हारे पास 4 अगस्त को ये आया नोटिफिकेशन कि अगर रूल 88D के अंदर कि ऑटोमेटिक इंटीमेशन आएगा, तो वो इंटीमेशन ये है, द पार्टी इज द इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन द इनपुट टैक्स इन द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। अगर हम इसका देखते हैं कि फॉर्म जीएसटीआर 2B कितना बोल रही है, फॉर्म जीएसटीआर 2 बोल रही है 1,21,00,000 रुपए, एंड द फॉर्म जीएसटीआर 3B shows that 1.52 करोड़, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द 30 लाख रुपीस, एंड द डिफरेंस इन द, अगर हम इसमें कंपेयर करें, दिस इज द वन ऑफ द प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल विच आई फेस इन ड्यूरिंग माई वर्किंग, जो भी मैंने रिसेंटली फेस किया कि जहाँ पे हमें केट मतलब आया, तो डेट इज डिफरेंस इज अराउंड 9 करोड़ रुपीज इन द आईजीएसटी सीजीएसटी, मेजरली आईजीएसटी के अंदर था। तो ये डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस किस केस में आएगा तुम्हारा, कि सर्टेन केस में क्या है कि तुम्हारा जो आईजीएसटी वाला है वो तुम मतलब ये मंथली भी आ सकता है, मे बी मतलब मे बी पीरियड जैसे अप्रैल टू जून आ गया, जुलाई का आ गया, मतलब मंथली भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन दी पोर्टल के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो एक महीने का दे, मे बी एक क्वार्टर का दे, मे बी 6 मंथ का दे। ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि वो क्वार्टरली भेजेगा। इससे क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा कुछ स्टेट था जो लास्ट मंथ का था, बट तुम इस बार अवेल कर रहे हो, तो वो पोर्टल तो मंथली डिफरेंस निकाल रहा है ना। तो पिछले महीने तुम्हारा केट ज्यादा है वो ठीक है, तुमने नहीं लिया, अभी तुम इस मंथ ले रहे हो उसको कि तुमने कुछ कंडीशन या तुम्हारे पास इनवॉइस वगैरह नहीं आए थे, बट सप्लायर ने अपलोड कर दिए थे उसको, तुम इस मंथ ले रहे हो तो वो डिफरेंस निकाल देगा। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है इसको, मतलब इसको इन्होंने अप्लाई तो कर दिया है और नोटिस आने स्टार्ट भी हो गए इसको। द मेजर थिंग इज दैट कि नोटिस इंटीमेशन आया वो तो चलेगा, बट you have to be a reply of the such notice or the intimation within the 7 days, the important time limit within the 7 days of the receipt of the such intimation। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटीमेशन का रीजन है, मतलब अगर तुमने आईटीसी एक्सेस क्लेम किया है तो तुम DRC 03 से उसको रिकवर मतलब उसको पे कर दो, या तुम्हारे पास आईटीसी है तो जैसे भी करना है उसको मतलब तुम्हें उसको रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन द 7 days ऑफ द नोटिस, अदरवाइज टैक्स पेयर विल नॉट एबल टू फाइल रिटर्न। दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर तुम रिप्लाई नहीं करते तो तुम्हारा पोर्टल फ्रीज हो जाएगा, रिटर्न पोर्टल फ्रीज हो जाएगा, तुम उस पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये मेजर जो गवर्नमेंट ने वो लगाया एक रूल 88 को इंट्रोड्यूस किया कि अगर तुम उस जो डिस्क्रिपेंसी आई है तुम्हारे जीएसटीआर 3B और 2B के अंदर जो ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है, और उसमें गवर्नमेंट ने तुम्हें इंटीमेशन किया और उस इंटीमेशन का तुम क्या नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, उसको फर्निश नहीं करते हो डिटेल पोर्टल पे, मे बी वो थ्रू आईटीसी चालान के थ्रू तुम्हें आईटीसी पे करना हो थ्रू डीआरसी, और मे बी तुम्हारे जेन्युइन रीजन हो तो जेन्युइन रीजन है तो तुम डिटेल क्या प्रोवाइड करो पोर्टल पे। अगर तुम नहीं करते 7 डेज में तो तुम्हारे पोर्टल पे क्या हो जाएगा, तुम रिटर्न फाइल करने के रोक दिए जाओगे। तो इस तरह के सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन जो आईटीसी के हैं वो ऑलरेडी क्या कर दिए, सेंड करने स्टार्ट कर दिए। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इसको फॉरवर्ड करने में तो यू कैन कनेक्ट है ना टू द सम कंसल्टेंट और मी और अदर पर्सन, जो पर्सन इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज द वन एग्जांपल जहाँ पे ये इंटीमेशन इस तरीके आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी ये जो डिटेल है ये सब तुम्हारी क्या है, थोड़ा चेंजेस किए गए क्योंकि ये करेक्ट डिटेल नहीं है, बट इस तरह के इंटीमेशन आ रहे हैं रियल में। वो मे बी एक मंथ के आ सकते हैं और क्या आ सकते हैं मोर देन 1 मंथ, मतलब क्वार्टर के भी आ सकते हैं। तो इस तरह की अगर तुम्हारे पास कुछ भी इंटीमेशन इंफॉर्मेशन, तुम्हें उसको रिप्लाई करना है विद इन 7 डेज के अंदर। तो अभी तक अगर हम बैक में करें कि हमने क्या क्या किया, तो हमने फर्स्ट देख लिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हुआ 2017 में, इवन 5 इयर्स हो गए हैं। 5 इयर्स के बाद भी चेंजेस आर कंटिन्यूअस और चेंजेस द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द जीएसटी, इवन द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द जीएसटी कंसल्टेंट। और आईटीसी दिस इज द मेजर, दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द जीएसटी, दैट इज द हार्ट एंड द साउल ऑफ द जीएसटी, जिसको हमने आज देखा और समझा बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनको हम क्या करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है कि अगर हमें आईटीसी क्लेम करना है। अगर हम वो कंडीशन क्या नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते तो हम एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर आईटीसी के लिए। तो हमने सारी कंडीशन देखी, एलिजिबिलिटी देखी कि इन द फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो केट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक केट लेजर के अंदर मेरे पास क्या आना चाहिए, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट आना चाहिए, और उसका डिटेल क्या होना चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आना चाहिए, मुझे एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। और डीमिंग क्लोज को मैंने पे किया, और इसके बाद की जो गवर्नमेंट को हमें क्या पे करना चाहिए थ्रू द क्रेडिट और द इन कैश। इसके बाद है कि अगर जिससे तुमने बाय किया तो हर बार ऐसे नहीं हो सकता कि तुम क्या करते हो कि हर बार तुम कैश में पे करके लाओगे। तुम क्या कर सकते हो, तुम परचेज कर सकते हो, किस पे तुम परचेज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट, तो तुम्हें 180 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर तुमने टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो वहां पे प्लांट मशीनरी प्लस जो तुम्हारा टैक्स कंपोनेंट है उसको भी कैपिटलाइज कर रहे हो, जब भी तो तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो इस केस में तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा।
फिर हमने रूल 36 सीजीएसटी रूल को पढ़ा, जहाँ पे बोलता है कि जो तुम्हारा क्रेडिट है, जो तुम्हारा जो फंडिंग नहीं की गई है डिटेल ऑन द आईएफएफ इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी और जीएसटी वन के अंदर अगर नहीं आई है तो तुम्हारा 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट उससे ज्यादा नहीं जाएगा। उसके ब्रेक थ्रू में एक जजमेंट आया, लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ किसमें, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स वर्सेस सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जो जीएसटीआर 2 है वो ओनली मतलब फैसिलिटेट करने के लिए है, कि वो रिफ्लेक्ट करने के लिए कि इतने इनवॉइस तुम्हारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दी रजिस्टर्ड पर्सन, ऑप्शनल है उसको कि अगर वो उसको नहीं लेना चाहता तो ना ले। बट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है कंपेल नहीं कर सकता, मतलब उसको ये इस ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी टू पे उसको कंपेल नहीं कर सकता कि तुम इसको रिवर्स कर दो। इसके बाद हमने एडवांस रूलिंग, जो गुजरात की एडवांस रूलिंग है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गाइडिंग एडवांस रूलिंग फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहां पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, न्यू लोकल कैबिनेट, लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड अदर कंज्यूमर एंड रूफ सोलर जनरेटर, फायर सेफ्टी एंड स्टेशन, आर्किटेक्ट सर्विस फी, इंटीरियर एनीथिंग। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जहां पे हम जनरली सोचते थे कि क्रेडिट मिल जाएगा, बट एडवांस रूलिंग ने एक्सप्लेन किया कि दीज आर द पार्ट ऑफ द ब्लॉक क्रेडिट। तो मे बी सर्टेन लिटिगेशन आगे आ सकता है इस एडवांस रूलिंग को अगर रिवेन्यू यूज करता है। तो हम अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल एक और चीजें मतलब क्लेरिफाई कर सकते हैं विद स्टेट से, अगर कोई भी पर्सन इस एडवांस रूलिंग को थोड़ा चैलेंज करना चाहता है। इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स पेयर है वो फ्रीली है यूटिलाइज करने के लिए फर्स्ट इस आईटीसी लेजर, देन वो उसको क्या है पेमेंट कर सकता है थ्रू द बैंक और कैश। आफ्टर दैट ये हमने पढ़ा रूल 88D, जहां पे रूल 88D के अंदर जहां पे इंटीमेशन आ रहा है ऑफ द डिस्क्रिपेंसी किसके अंदर, जीएसटीआर 2B दैट इज द ऑटोमेटिक रिटर्न एंड द जीएसटीआर 3B जो फर्निश की गई बाय द टैक्स पेयर। तो उसके लिए नोटिस इस तरीके के आने स्टार्ट हो गए हैं। तो वहां पे हमें 7 डेज, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द होल रूल 88 दैट इज द टाइम लिमिट, की जो टाइम लिमिट है वो 7 डेज है। तो 7 डेज के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई फर्निश करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर तुम रिप्लाई फर्निश तो जो टैक्स पेयर है विल नॉट एबल टू फाइल रिटर्न्स। तो दिस आर दी इनपुट टैक्स क्रेडिट लैंडमार्क जजमेंट। तो ये सारा हमने देखा इसके अंदर। अगर तुम्हें और भी कोई इंफॉर्मेशन या कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे ईमेल आईडी और किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे मेरे से चीजें पूछ सकते हो। थैंक यू।